ओके। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि पावर्ड बाय है टारगेट गुरुकुल। और यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड। तो ये आपका बीकॉम सिलेबस में एमसीक्यू पैटर्न पे है। तो आप लोगों को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा अपना सिलेबस कि आपका जो ये जो सिनेरियो में आप जो तैयार कर रहे हो इजीली आपका कम टाइम में तैयार हो जाए। दूसरी चीज ये है, कुछ एक एमसीक्यू मेरे पास में ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है हाईली चांसेस कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर इसको भी साथ में लेकर के चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी आप एमसीक्यू लगाने के लिए बैठो तो सबसे जरूरी चीज, मेरी एक बात मानो तो, एमसीक्यू पैटर्न में जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। और जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने के बाद में उसमें होते हैं चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में जितने ऑप्शन लिखे रहते हैं उससे आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला इंश्योरेंस का पेपर है, तो अब इंश्योरेंस में क्या, अब मुझे पता होना चाहिए इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, और इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है, इंश्योरर कौन होता है। इन सारे शब्दों का मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे इसका मीनिंग पता होगा तो जब भी मैं एमसीक्यू करूंगी तो उसमें जो वर्ड्स मुझे आते हैं उसको हाईलाइट कर दूंगी और उसके बेसिस पे आंसर निकालने का ट्राई करूंगी। यहाँ पे तो नहीं, आपको आगे जब आप आओगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहां पे ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं कि आप बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे पाओ। तो मैं इस हिसाब से बता रही हूँ, जब आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, 3-4 लाइन का है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जस्ट हाईलाइट कर दीजिए उस चीज को और वो चीजें हो जाएंगी। फिलहाल के लिए 26 दिसंबर से आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आज टेलीकास्ट होगा तो आपके पास में इनफ टाइम है कि आप एमसीक्यू ये वाले पढ़ के जाइए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो जाए। एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो आप लोगों का साथ ही साथ में करते हैं, हमारा सारथी बैच ऑन गोइंग है। आपको यहाँ से जितने भी नोट्स हैं प्लस एमसीक्यूज हैं वो सब एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एमसीक्यू 1। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश इन social device for eliminating, reducing the loss safe society from certain risk। ध्यान से देखो, अगर इसमें लिखा हुआ है सोशल डिवाइस मतलब चारों ओर इर्द गिर्द में रहने वाले लोग, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि नुकसान को कम करना और जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए क्या चीज ली जाए, ठीक है। तो अभी देखो, आप प्रीमियम, अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रीमियम, व्हाट इज पॉलिसी एंड इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर ये मीनिंग अगर आपको पता है तो आप आंसर इजीली कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ओके, परफेक्ट। देखो, प्रीमियम का मीनिंग क्या है? ओके, प्रीमियम का मीनिंग क्या है? देखो, जब आपने इंश्योरेंस लिया तो आप जो अमाउंट पे करते हो, मान लो मैंने बोला 500 रुपए पे कर रहे हो, 500 रुपए पे कर रहे हो तो वो हो गया आपका प्रीमियम, ठीक है।
मान लो जैसे मैंने बोला 500 रुपये पे कर रहे हैं, तो अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रीमियम। और आपकी पॉलिसी कितने की है, लाख रुपए की है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया इंश्योरेंस अमाउंट। ओके। फिर आपकी मेच्योरिटी वैल्यू, मान लो आपको पे करने के बाद में मिल रहा है 1,10,000 रुपए, तो ये क्या आपकी हो गई, मेच्योरिटी वैल्यू। इस तरीके से हमें देखना। तो हमें प्रीमियम तो पता चल गया। प्रीमियम क्या है कि इंश्योरेंस लेने के बाद में आप जो अमाउंट पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी थी उसको पे कर रहे हो, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। अनदर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या है, इसका मीनिंग समझो। देखो, पॉलिसी, पॉलिसी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपने कोई भी पॉलिसी ले ली। जैसे कि होता नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज अकॉर्डिंग चलता है, तो ये सारी चीजें पॉलिसी एकदम बिल्कुल। ये ये कोई भी ड्राफ्ट हो सकता है पॉलिसी रिलेटेड। इसका सिंपल सा मीनिंग उससे जा करके अटैच नहीं होता कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, ये कोई और भी पॉलिसी हो सकती है। लाइक जैसे अगर आप बैंक में जा करके कोई अलग से कुछ ऐसी पॉलिसी लेते हो सकता है, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, वो उसको भी पॉलिसी ही कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉलिसी इसका आंसर नहीं होगा। फिर इंश्योरेंस लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपल होता है, मान लो कोई एक पर्सन है और दूसरे पर्सन से क्या कुछ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में किस फॉर्म में हो रहा है, रिटन फॉर्म में हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो इनका एग्रीमेंट है, ये किस तरीके का है, बिजनेस नेचर का है। बिजनेस नेचर का है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्ट में किन सारी चीजों की बात करते हैं, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो कॉमर्शियल टैक्स होने की बात में क्या हम कहते हैं कि ये कहाँ पे कहा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये बात कही गई है। राइट। अब 1872 में कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है, तो क्या इसमें आपका इंश्योरेंस भी ऐड हो रहा है। हाँ जी, इंश्योरेंस भी ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है, फिलहाल के लिए हमेशा जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट अलग और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अलग। तो जो आपका ये इंश्योरेंस है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आता है। तो ये जो इंश्योरेंस है ये आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, सो दैट ये चीज हो गई कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में मच मोर थिंग्स आर अवेलेबल व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस और मॉर्गेज, इन सब चीजों में, पार्टनरशिप अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितने भी चीजें सब में कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट। तो अभी हमारे पास में चार ऑप्शन के चार अलग अलग कॉन्सेप्ट रेडी हो गए। अब क्या इसका आंसर है, फटाफट बताओ। देखो, सामाजिक डिवाइस के लिए एक उपाय है कि हम खतरे को और नुकसान को कम कर सके। इसके लिए हमको क्या लेना चाहिए, सिंपल सा आंसर, इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया, चार अलग अलग कॉन्सेप्ट रेडी करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट, तो रिस्क लिखा है, लॉसेस लिखा हुआ है। अब रिस्क एंड लॉसेस लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कम करने के लिए। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा, दूसरे का आंसर अपने आप निकल करके आ गया, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है लॉस एंड रिस्क, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी, बोथ। ओके। हर एक क्वेश्चन दूसरे से इंटर रिलेट करता है, बस आपको पढ़ने की चीज देरी होती है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द पार्टी
who agree to compensate the other person against the impossible losses. now यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि जो इनके जो इन्होंने बोला है, वह पार्टी जो दूसरे व्यक्ति के संभावित हानि के खिलाफ मुआवजा देने के लिए सहमति देती है वो कौन होता है। तो अभी आपको दो वर्ड पता होने चाहिए, इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरर। इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरर, तो ये अगर दोनों वर्ड पता है तो आप आंसर कर पाओगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या होगा, इंश्योर्ड पर्सन। अब इंश्योर्ड पर्सन क्या होता है, पहले तो ये चीज समझ लो। इंश्योर्ड पर्सन का मतलब होता है, इंश्योर्ड पर्सन वो पर्सन होता है, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मुझे LIC लेनी है, ठीक है, मैंने बोला मुझे LIC लेनी है, तो अब मैं क्या हो गई, अब मैं हो गई इंश्योर्ड पर्सन, जो कि मैं LIC लेने के लिए जा रही हूँ। LIC कंपनी में गई, अब LIC में गई, वहां पे मैंने बोला उनसे कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए। अब ये लोग अब मेरे लिए ये क्या हो गए, ये हो गए मेरे इंश्योरर। ये मुझे इंश्योर्ड कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी को कुछ अगर हो जाता है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ का पॉलिसी, ठीक। अब यहाँ पे ये इंश्योर्ड कौन हो गया, मैं हो गई, और इंश्योरर कौन हो गया, वो पार्टी हो गई जो मुझे कंपनसेट करेगी जब भी मैं नहीं रहूंगी या मेरी फैमिली को कोई दुख दर्द होगा, जो भी टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं उसके फुलफिल हो जाने पे, ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। अब देखो इंश्योर्ड पता चल गया, इंश्योरर पता चल गया, ऑप्शन में और क्या चीज लिखी हुई है, अश्योरेंस, अश्योरर, देखो अश्योर्ड। अब यहाँ पे अश्योर्ड का क्या मतलब है, जब भी आप लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो तो लाइफ का कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता है, अश्योरेंस होता है, ठीक है, अश्योरेंस होता है। और जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर में, मान लो कोई फिजिकल थिंग जो कि नॉन लिविंग थिंग है, या फिर आप किसी और चीज का जो लाइव नहीं करती है, जो जीवित नहीं है, उसका अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो वो इंश्योरेंस होता है, और जब आप लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो तो वो अश्योरेंस होता है। प्लीज डोंट आस्क मी कि मैडम जहां पे अश्योर लिखा हुआ है तो लाइफ अश्योरेंस होना चाहिए था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो अश्योरेंस लिखा हुआ है वो वहां पे हम उसको यूज कर सकते थे, लेकिन सभी सारे के सारे वर्ड्स के साथ में इंश्योरेंस वर्ड यूज करा जाता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं लाइफ के बारे में तो लाइफ आपकी हमेशा अश्योर होती है, इंश्योर नहीं होती। कोई भी लाइफ को इंश्योर कर नहीं सकता, पहली चीज। तो यहाँ पे अश्योर हो गया, तो आंसर क्या होगा, इंश्योर्ड वो पर्सन जो कि हमें क्या है, हु गेट्स लाइफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क। रिस्क के हिसाब से जो है हमें कौन बीमा कौन देगा, ये इंश्योर्ड पर्सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंश्योरर agree to compensate the life insurance in a consideration of sum of money is called। अब देखो वो चीजें जो इंश्योरर को एक राशि के बदले में मुआवजा देने की सहमति देता है वो क्या चीज होती है। तो सबसे पहली चीज है, हमारा ही पैसा हमको वापस मिल जाता है। इसका क्या मतलब है, हमारा पैसा हमको वापस मिल जाता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप जब भी मतलब पैसा आपको जब भी मिल रहा, मान लो सिर्फ मेच्योरिटी वैल्यू आपकी 1,10,000 थी, 1,00,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस था, 500 रुपए का आपका प्रीमियम बन रहा है। तो अभी जो ये 500 रुपए है ये आपने करीबन नहीं तो 10 से 15 साल जमा करा है, तब जा करके आपको ये अमाउंट मिल पाया है। तो या इसके बदले में कंपनसेट किसके बदले में हुआ है, वो होता है प्रीमियम, राइट। अब प्रीमियम के बारे में हम अगर थोड़ा सा और पढ़ना चाहें तो ये देखो, देखो इन इंश्योरेंस, ओके दिख रहा है ना, इन इंश्योरेंस प्रीमियम रिफर्स टू अमाउंट ऑफ दैट इंश्योर्ड इंडिविजुअल एंटिटी पे टू इंश्योर इन एक्सचेंज ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। कि आपके जो भी इंश्योरर आपको कंपनसेट करेगा उसके बदले में आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो पहले से, वो प्रीमियम कहलाता है।
इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मेंटेनिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कॉस्ट होती है मेंटेन करने की इंश्योरेंस पॉलिसी को। और ये रेगुलर बेसिस पे हो सकती है, मंथली बेसिस पे हो सकती है, क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे भी जा सकती है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिटरमाइन द फैक्टर्स, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं एकदम मोटा मोटे तौर पे बताती हूँ। मान लो जैसे कि मेरी एज आज की डेट में 18 साल है, और मुझे अगर किसी और बंदे का अगर इंश्योरेंस कराना, उसकी एज 40 साल की है, तो उसकी एज और उसके टेन्योर के हिसाब से उससे प्रीमियम ज्यादा लिया जाएगा रादर देन मी। मुझसे प्रीमियम, या फिर वो जो बंदा 18 साल का है उससे प्रीमियम कम होगा एज कंपेयर टू जो 40 इयर्स का है। तो यहाँ पे एक टेन्योर होता है, ये कहा जाता है कि जो बंदा प्रीमियम जमा कर रहा है अगर उसकी उम्र कम है तो इसका मतलब वो ज्यादा चलेगा और वो ज्यादा दिन तक रहेगा, तो इसलिए उससे प्रीमियम कम भी लेंगे तो भी उसका टेन्योर में उसका अमाउंट उसको मैच्योर हो जाएगा। और जिसकी उम्र ज्यादा होती है उससे प्रीमियम इसलिए ज्यादा लिया जाता है, ये एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उससे प्रीमियम इसलिए ज्यादा लिया जाता है क्योंकि वहां पे उससे कहा जाता है कि अब ये कितने साल तक जिएगा, ज्यादा से ज्यादा 40 साल की उम्र है, और हम ये ऑन एन एवरेज 70 साल मान के चलते 30 साल जिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से उसका प्रीमियम डिसाइड होता है, इसलिए ज्यादा प्रीमियम लिया जाता है। उसकी पॉलिसी भी कम हो जाती है टेन्योर के हिसाब से। मान लो उसको अपने 50 की एज में पैसा चाहिए, तो उसकी पॉलिसी हो जाएगी 7 साल या 8 साल, क्योंकि उसको 50 की एज में पैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से उसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो लोग अपना प्रीमियम कभी भी इस तरीके से रिड्यूस नहीं करती कि उसकी एज ज्यादा है और फिर उनके टेन्योर के हिसाब से, उनकी मेच्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से वो अपना प्रीमियम डिसाइड करती हैं, और दे ऑल्सो डिसाइड कि उन्हें किस तरीके से पैसा अपना लेना है। ओके, तो the insured risk profile, the insurance company underwriting practices, the premium serves the primary source of revenue for the insurance company to cover a potential claim and administrative expenses. ओके, नेक्स्ट। तो आपका आंसर हो गया इंश्योरर। एंड देन द इंश्योरेंस के बदले में आपका मुआवजा देने के लिए कौन सी सहमति करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रीमियम। ठीक है, अब आपको प्रीमियम का मीनिंग पता चल गया। द थिंग्स आर प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड ऑफ द अमाउंट इंश्योर्ड। अब देखो वो चीजें जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा जाएगा, बीमा की वस्तु, विषय वस्तु को क्या कहा जाएगा, सिंपली इसको विषय वस्तु ना हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, संपत्ति। राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज इग्नोर करिए। संपत्ति लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, विषय वस्तु। अब विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। देखो, द टर्म सब्जेक्ट मैटर रिफर्स टू द मेन सेंट्रल टॉपिक और थीम द डिस्कशन। ठीक है, जैसे कि मान लो इंश्योरेंस है, अब यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना है, ठीक है, तो थीम क्या हो गई, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसके बाद में इसके आगे क्या टॉपिक, कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत तरीके का होता है। मे बी आपने अपनी फैमिली इंश्योरेंस करा लिया, ये भी लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। आपने आगे आने वाले टाइम में अपने चिल्ड्रन के लिए कोई प्लान ले लिया है, चिल्ड्रन प्लान ले लिया है, तो ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस ही है। इस तरीके से अलग अलग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर वो चीज बता रहा है आपका। ठीक है, और क्या बताता है आपका, प्रोवाइडेड द पोटेंशियल डैमेज रिलेटेड द इंश्योर इंश्योर्ड व्हीकल है, जिसमें जैसे मोटर बाइक के बारे में लिखा गया है कि जो इंश्योर्ड किसके लिए करा रहे हैं, या तो कार के लिए या तो मोटर कार के लिए, तो इस सब चीजों के लिए भी आपका इसमें सब्जेक्ट मैटर होता है। चाहे नॉन लिविंग का इंश्योरेंस कराओ चाहे लिविंग थिंग का इंश्योरेंस कराओ, ईच एंड एवरी जगह आपका क्या सब्जेक्ट मैटर होता है। आंसर क्या बनेगा, विषय वस्तु।
बीमा के संबंध में समझौते की शर्तों को निर्धारित करने वाला दस्तावेज किसको बोलते हैं? तो हम इसके दस्तावेज को पॉलिसी बोलते हैं। द डॉक्यूमेंट विच लेज डाउन द टर्म्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज द कॉल्ड पॉलिसी, राइट? Next question, the insurance interest which is insured has to subject matter of the insurance is called, क्या बोल सकते हैं? पहली चीज कि इंश्योरेबल जो इंश्योरेंस लेता है, जो इंश्योर्ड करता है पर्सन, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसका इंश्योरेंस इंटरेस्ट होता है, ठीक है? इंश्योर्ड इंटरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है, ये देखो, insurable interest is a fundamental principle of the insurance that must have the financial or legal stakes. Subject matter as a insurance policy is order to obtain coverage. It means the person seeking the insurance a genuine interest, right? अगर आज की डेट में मैं कोई भी इंश्योरेंस लेने के लिए जाऊं तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरा इंटरेस्ट है इंश्योरेंस लेने में, ठीक है? मुझे कुछ उसके बदले में मिलेगा, इंटरेस्ट, दैट द मनी कंसर्न, कि मुझे मेरे डैमेज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, वो होता है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंश्योरेंस का एक समझौता कैसा समझौता है? तो पहला तो कांस्टेंट होता है, नहीं, कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज इंश्योरेंस आप लेते इसलिए हो कि आगे आने वाले टाइम में आपको नहीं पता आपके साथ में क्या अनहोनी हो जाए, इसलिए ये कांस्टेंट तो नहीं है। अब कंटीजेंट है क्या? हाँ, ये कंटीजेंट जरूर है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या बताया गया था उसमें? हमें ये बताया गया था कंटीजेंट के बारे में कि हमें आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, तो उसके लिए हम पहले से ही सिक्योर करके रखते हैं अमाउंट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, तो इसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम इंश्योरेंस अकाउंट और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लाइक जैसे बिट, जो शर्तें लोग लगाते हैं, स्टॉक मार्केट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इसी के अंतर्गत आएंगे। LIC फॉर्म कब हुई थी? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, 1956 में फॉर्म हुई थी, ठीक है? तो 1956 में LIC का गठन हुआ था। खतरा का मूल्यांकन मतलब रिस्क का इवैल्यूएशन इज द बेसिस ऑफ थ्योरी। अब ये किसके बेसिस पे किया जाता है? वेरिएबिलिटी, कंटीजेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका जो आंसर है वो प्रॉफिटेबिलिटी होगा, बिकॉज हम ये बोल करके चलते हैं कि जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ही, मतलब देखो, हम लोग ये कह के चलते नहीं कि अगर ज्यादा प्रॉफिट हमें कमाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है? तो रिस्क का फैक्टर कैसे कि आपको प्रॉफिट अगर ज्यादा कमाना है तो रिस्क का फैक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंश्योरेंस इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर, द किसके बीच में? इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरेंस एक लिखित समझौता है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के बीच होता है। अब इसकी पूरी डेफिनेशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल इंटिटी या पॉलिसी होल्डर, उसको बोल सकते हो, in the insurance company. It is the risk that management tool provide a financial protection against the potential loss and damages, जो कि हम लोग ने पढ़ा था। In exchange of paying regular premium, the insurance company agree to the compensate policy holder and such a property damage, theft, एक्सीडेंट, इलनेस हो जाती है, डेथ हो जाती है, सबसे बचाएगा आपको अगर आप अपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट के हिसाब से इंश्योर कराते हो खुद को।
अब ये कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कितनी पार्टी होती है? इंश्योरर, इंश्योर्ड पर्सन, ठीक, इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन, दो पार्टी होती हैं। तो जो दो पार्टी होती हैं उसमें आंसर क्या आएगा? इंश्योर्ड, राइट। अभी तक हम लोग कितने 12 से ज्यादा एमसीक्यू कर चुके हैं। फिलहाल के लिए आप मेरा नाम जान लीजिए, मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले नहीं दिया था। मेरा नाम मुस्कान है और मुझे 2 इयर्स का ऑफलाइन टीचिंग और 2 इयर्स का ऑनलाइन टीचिंग, मतलब 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और मेरा बैचलर डन हो गया है, मास्टर डन हो गया है। तो आप लोगों को अभी मैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो अगर आपको चैनल पे ये जो वीडियो जा रही है अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? तो पहली चीज ये है कि जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो किस बेसिस पे होता है? मॉनिटरिंग बेसिस पे होता है। अब ये क्या मैडम आप बता रही हैं? देखो, insurable interest is a fundamental principle that individual must have financial or legal subject matter to insure policy. It is mean that person seeking the insurance genuine interest, insurance contract against the policy, public policy, ठीक है। तो ये आपका आंसर कैसा हो जाएगा? मॉनिटरिंग बेसिस पे होता है, आपको उसके लिए क्या करना होता है? मॉनिटर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा समझौते की रक्षा के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? फर्स्ट थिंग कि आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा समझौता है जो रक्षा के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। पहली चीज, फायर इंश्योरेंस आप कराओगे तो ये फायर इंश्योरेंस किस में आ रहा है? जनरल इंश्योरेंस में आता है। मरीन इंश्योरेंस किस में आता है? ये नॉन लिविंग थिंग जो समुद्र का जहाज होता है उसके लिए कराया जाता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस ही एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें कि आपका क्या है, इसमें आपका लाइफ थ्रेटन और ये सारी चीजों के लिए आपका इंश्योरेंस कराया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है, जब नहीं है पूछा जाए इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी में क्या आता है? लाइक इंडेमनिटी में जब आप देखोगे तो इंडेमनिटी में आपको हमेशा ये चीज दिखेगी कि मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस, ठीक है, मोटर व्हीकल, ये सारी जितने भी जर्नल हैं ये सब इंडेमनिटी में आते हैं, बाकी सब नहीं आते हैं। तो सेक्शन 139 में जो लाइफ इंश्योरेंस है वही नहीं है, बाकी सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन लाइफ इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ह्यूमन लाइफ के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? बस इतना पूछ रहा है आपसे। लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, कंफर्म। इल्डा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत बार ऐसा देखा गया बच्चे कुछ भी लगा करके चले आते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस रिफॉर्म डेवलपमेंट एक्ट, इंश्योरेंस रिस्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन री इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंपली इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। इरडा में 10 सदस्य होते हैं। इंश्योरेंस का विषय कैसा है? तो इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किससे रिलेट करता है? रिटर्न से नहीं। हम लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं करते हैं कि हमको बेहतर रिटर्न मिले, हम इंश्योरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम रिस्क से बच पाए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो रिस्क हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। फिर उसके बाद में मरीन इंश्योरेंस हानि या क्षति को कवर करता है। मरीन इंश्योरेंस में कवर द लॉस डैमेज क्या चीज करता है? तो सिंपली पहले तो एक बेसिक मीनिंग समझ लो। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जहाज, ठीक है, आपका समुद्र का जहाज है, वहां पे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कार्गो, कार्गो बंदरगाह जिसको हिंदी में बोलते हैं, कार्गो, ठीक है। तो कार्गो के में जा रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपका इंश्योरेंस कैसा, आपका कौन कौन सी चीजों को कवर कर सकता है? सारे ऑप्शन एक साथ पढ़ लो, पता लग जाएगा। समुद्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, समुद्र के जहाज से रिलेटेड, वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी। जहाज, सामान,
मरीन एडवेंचर का कोई अन्य विषय वस्तु अगर है तो वो भी, एनी अदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन एडवेंचर, तो ये सारी चीजें कवर करता है। एक और चीज, मरीन इंश्योरेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? वॉयज अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सिंपली क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इंक्लूड। रिस्क इज इवेल्युएटेड द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके बेसिस पे क्या करते हैं? हम कहते हैं जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसी के बेसिस पे हम रिस्क को भी संभावना रखते हैं, और ज्यादा है तो ज्यादा और अगर कम है तो कम, ठीक है। इंश्योरेंस इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन किसके बीच में? इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। इंश्योरेंस इंटरेस्ट मीन्स क्या? मॉनेटरी टर्म में इंश्योरेंस इंटरेस्ट होता है, आपको 100 रुपए मिलेंगे या फिर 200 रुपए, मॉनेटरी बेसिस पे होगा, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका मॉनेटरी बेसिस पे, बिकॉज क्यों? क्योंकि हम प्रीमियम भी तो उसी हिसाब से देंगे ना, इसलिए। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा समझौता रक्षा के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, जो चीजें इतनी ज्यादा रिपीटेड थी वो क्यों थी? सिंपली जो चीजें रिपीटेड थी उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये रिपीट है तो इसका मतलब है कि वो पीवाईक्यू में ज्यादा बार आई है, इसलिए रिपीटेड है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं ये सब में बाय द वे ऑफ पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, राइट। एंड फिर उसके बाद में आपको सिंपली करना ये है कि आपको पढ़ाई अब करनी है, राइट। आपने क्या कर लिया? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपने एमसीक्यू पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है? आपको फास्ट रीडिंग लगानी है ताकि आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने फास्ट रीडिंग लगा ली, अब आपको एमसीक्यू करना है, तो आपने एमसीक्यू कर लिया। एमसीक्यू करने के बाद में अब आप आराम से जाकर के एग्जाम दीजिए। फिलहाल के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाह रही हूँ कि आपका एग्जाम होने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि आप जब भी एमसीक्यू पढ़ो तो आप बहुत केयरफुली पढ़ो, ऐसा नहीं करना कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो और फिर उसके बाद में उसको केयरफुली नहीं पढ़ो। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू करा रही थी और मैं केयरफुली नहीं पढ़ती तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाता, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं, बाद के लिए भी मैं ये बोलूंगी कि केयरफुली पढ़ो। दूसरी चीज ये है, जब भी आप एमसीक्यू लगाओ तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू होते हैं, तो इसमें क्या है, आपकी डीप स्टडी रिक्वायर्ड होती है। डीप स्टडी, जितना डीप आप पढ़ पाओगे उतना इजी आपके लिए पेपर हो जाएगा। अब डीप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप एडिशनल पढ़ लोगे, ठीक है। तो आपका जो ओरिएंटेड पेपर है वो आपको एप्लीकेशन से मिल ही जाएगा, और बाकी आपने क्लासेस कर ही रखी हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी पढ़ो आप उसको नोटबुक में रख लो लिख करके, ताकि जब लास्ट मिनट आपके पास में आएगा तो लास्ट मिनट में आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज हमें रीच करना है कितना? 70% प्लस, ठीक है। हमें इतना रीच करना है, और इसके ऊपर भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप लोगों का एग्जाम अच्छा ही जाएगा। और बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद भी अभी कुछ अधूरा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।